Good morning, students. In this lecture, we will talk about the mathematical amount of non-conservative kind of electric field. मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि ये क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, क्यों जनरेट होता है, कैसे इसका आभास हुआ हमें, वो सब चीज़ मैंने आपको मेरे पिछले लेक्चर में बताया। इस लेक्चर में मैं ये कितना होता है क्वांटिटेटिवली इसके एनालिसिस हम इस लेक्चर में करेंगे। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट, ये बी मैग्नेटिक फील्ड है, टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड है। बी है क्या? टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड, टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? इसमें मुझे दिया गया है, यहां दिया गया है द सेंटर ऑफ या एक्सिस कह सकते हैं आपको, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है तो सेंटर या एक्सिस, द सेंटर ऑफ गिवन टाइम वैरिंग यहां लिख देते हैं, इसको हटा के एक आर आएगा इसमें, टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज सी। ये टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ये सी इसका सेंटर है। नाउ एट डिस्टेंस ए फ्रॉम दिस center C. Now at distance A, ये डिस्टेंस A लिया मैंने, ये डिस्टेंस A है। Now at distance A from the center C, इस डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लूप की फॉर्म में है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मेरे को काउंट करना है। मैं क्या करूंगा, एक कोई भी चार्ज लूंगा किसी अमाउंट क्यू का, अब उसमें किसी एक पॉइंट से, यहां से किसी एक पॉइंट से उस चार्ज को धीरे 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 चलाऊंगा ऐसे, और फिर इस पॉइंट तक लेके आऊंगा। इसमें जो भी मुझे वर्क करना पड़ेगा वो वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के अपोज में करना पड़ेगा। समझे? मैंने आपको पिछली बार डायरेक्शन भी बताया था कि इस लूप में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी, ये भी मैंने पिछली बार बताया था। कैसे बताते हैं वो, कि अगर यहाँ करंट होता, इंड्यूस्ड करंट होता, तो वो किस सेंस में आएगा, उसी सेंस में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। टाइम वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी सेंस में आएगा। तो अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड है जो कि बढ़ रहा है, अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो यहाँ करंट ऐसे आनी चाहिए इंड्यूस्ड, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस सेंस में आएगा। जो लूप होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन का जो लूप होगा वो इस प्रकार से आएगा। समझे? तो अगर मैं यहां पॉजिटिव चार्ज रखूंगा तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स आगे लगेगा। समझ में बात? उसको इलेक्ट्रिक फोर्स आगे लगेगा। तो यदि मैं उस चार्ज को इक्विलिब्रियम में एक पॉइंट से लेके दोबारा उसी पॉइंट पे लेके आता हूं धीरे धीरे, तो वर्क डन बाय मी और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अमाउंट आएगा वो सेम आएगा। उसमें मेरा वर्क निगेटिव आएगा और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव आएगा। जैसे मैं मान लेता हूं पॉजिटिव क्यू चार्ज मैंने यहां रखा, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स लगेगा वो आगे की ओर लगेगा ऐसे, क्योंकि इससे डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस लूप में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स ऐसे रहेगा Q इंटू ई। समझे? फोर्स लगाता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स लगाएगा और अपनी ही डायरेक्शन में लगाएगा। बस डिफरेंस इतना है कि ये लूप फॉर्म कर रहा है। तो यदि मैं इसको छोड़ दूंगा चार्ज को, तो ये टेंजेंशियली बाहर निकल जाएगा। लेकिन यदि इस लूप में धीरे से मैं इसको पकड़ लूं और धीरे धीरे लेके जाऊं, इक्विलिब्रियम में लूप में घुमाता हूं, तो मुझे हमेशा फोर्स Q इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। यानी इस सर्किल के टेंजेंशियली इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में Q इंटू ई फोर्स लगाना पड़ेगा, यदि मैं उसको इक्विलिब्रियम में मेंटेन करते हुए घुमाना चाहता हूं। समझे? तो वो वर्क कितना आएगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो, अगर मैं इसको धीरे 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 ऐसे लेके जाता हूं तो वो वर्क आएगा
Q इंटू E, ये टोटल लेंथ 2 पाई A, ये वर्क डन होगा बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरा जो वर्क आएगा वो इसका नेगेटिव आएगा, क्योंकि मैं फोर्स अपोजिट लगाऊंगा, इसको धीरे धीरे ऐसे घुमा रहा हूं मैं, तो पॉजिटिव वर्क किसका आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का। मेरा वर्क आएगा नेगेटिव। समझ में आई बात? अब जरा एक बात सुनो, जो मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में बताया था कि यदि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं वी ए बी है, डेल्टा वी ए बी, ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस ये है, तो चार्ज को ए से बी तक इस इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको कितना वर्क करना पड़ेगा ए से बी तक लेके जाने में? इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स को कितना वर्क करना पड़ेगा? इसके दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है कि आप यहां फोर्स निकाल दो Q इंटू ई, और ये डिस्टेंस d मान लेते हैं, तो Q इंटू ई इंटू डी बोलोगे आप, ये आएगा वर्क डन। समझे ना? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें E जो होता है वो क्या होता है? इसमें E होता है पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के अक्रॉस और ए और बी के बीच की डिस्टेंस इंटू डी। इसका मतलब वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट आप पोटेंशियल डिफरेंस से अगर चार्ज को मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर आप इस चार्ज को एक ऐसी लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे लेके जा रहे हैं जिनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा यू है, समझे ना, डेल्टा वी है, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है? Q इंटू डेल्टा वी। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया? Q इंटू डेल्टा वी। ये मैं जानता हूं, ये प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो वही सेम प्रॉपर्टी यहां अप्लाई की जाएगी। मुझे पता है कि इस पॉइंट ए से लेके अगर मैं धीरे धीरे ऐसे इस सर्कल में घूम के आता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना वर्क करता है, समझे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क होना चाहिए Q इंटू इस लूप में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, या इस लूप में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, समझे? इस लूप में, इस पूरे लूप में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो ईएमएफ इंटू Q। अब वो ईएमएफ यहां तो क्या होता था? पॉइंट ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस में ले रहा हूं, सेम यहां लूप में पोटेंशियल डिफरेंस है। यहां एक स्ट्रेट लाइन थी, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एक सर्कुलर लाइन है, लेकिन बिहेवियर वही है, समझे? इलेक्ट्रिक फील्ड जो बिहेवियर वहां शो करती थी वही यहां कर रही है, किसमें? इस लूप में। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है E, ये कंप्लीट इस लाइन पर है, यहां से लेके यहां तक कंप्लीट इस लूप के ऊपर ये पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आप किसी भी एक पॉइंट से चार्ज को धीरे धीरे इक्विलिब्रियम में घुमाओगे और उसी पॉइंट पे लेके आओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इतना वर्क करना पड़ता है। और हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर क्या होता है कि चार्ज इंटू इंड्यूस्ड ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पोटेंशियल डिफरेंस को इंड्यूस्ड ईएमएफ बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ, इस लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब यदि इस इक्वेशन 1 को मैं ध्यान से देखूं तो मुझे क्या दिखाई देगा? चार्ज से चार गया, इधर आएगा E डॉट 2 पाई A E इंड्यूस्ड। ये पूरे लूप के लिए था, फॉर कंप्लीट लूप, फॉर कंप्लीट लूप। यदि मैं थोड़ी सी डिस्टेंस चलता हूं यहां से लेके यहां तक, समझे ना, ये थोड़ी सी डिस्टेंस चलता हूं dl, ये लेंथ है dl, ये पॉजिटिव चार्ज थोड़ी सी डिस्टेंस चलता है dl, ये डिस्टेंस है dl। क्लियर? तो ये इक्वेशन कैसे लिखोगे आप? E डॉट dl बराबर थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ इंड्यूस्ड इस लेंथ पर। तो यहां इस इक्वेशन को यदि आप एक बड़े फॉर्मेट पे, बड़े आर्क पे लिखना चाहते हो, ये एक एलिमेंटल, इस इक्वेशन का एलिमेंटल फॉर्मेट ये है। और यदि बड़े आर्क पे आप लिखना चाहते हो किसी रैंडम आर्क पे, तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे ऐसे, समझे? और इसको अब आप याद रखोगे, यहां से आप किसी भी लूप में आप इलेक्ट्रिक फील्ड पे कमेंट कर सकते हो। जैसे इस लूप में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? इंटीग्रेशन E डॉट डी इंटीग्रेशन D इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी छोटा सा जो ईएमएफ इंड्यूस होगा इस एलिमेंट पर। अब
अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लूप में चलते हो आप तो वो कांस्टेंट आएगा, क्योंकि ये लूप सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो एक लूप में इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट सेम रहेगा, ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डीएल पे रहेगा। अब ये डी फाई कितना आएगा, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आएगा, ये आर्क लेंथ पे डिपेंड करेगा कि आप कितनी आर्क पर इंड्यूस्ड ईएमएफ देखना चाहते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन डीएल आएगा। इंटीग्रेशन डीएल बोले तो आर्क लेंथ। अब यहां एक बात और है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में चलते हैं, यहां आपको डॉट प्रोडक्ट लगाना चाहिए, लूप में ही चलते हैं। अब देखो कुछ लोग क्या करेंगे, वो रैंडम चलना स्टार्ट करेंगे। ये पॉइंट सी है, किसी का मन कर रहा है कि मैं तो ऐसे ऐसे मूव करूंगा ऐसे, तो उसके लिए अगर आपने यहां डॉट प्रोडक्ट नहीं लगाया तो उस लूप में आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे, आपका आंसर सही नहीं आएगा। ये जो इक्वेशन वैलिड होती है ई इंटू डीएल, ये सिर्फ सर्कुलर लूप के लिए वैलिड होती है। मतलब आपका जो डीएल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होना चाहिए। डीएल जिस पाथ पर आप चल रहे हो, जैसे अब आप मान लेते हैं यहां चलने लगे यहां, और इस पॉइंट पे लूप कहां है ऐसे, तो ये इस लेंथ में चलने पे आपका आंसर नहीं आएगा, आपको इसका कंपोनेंट इधर लेना पड़ेगा। इस पूरे रीजन में ऐसा नहीं है कि आप रैंडमली चलते हैं तो ई इंटू डीएल इंड्यूस्ड ईएमएफ देगा, लूप में ही आपको चलना पड़ेगा, समझे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि लूप में ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर आप डीएल डिस्टेंस चलोगे तो ई इंटू डीएल इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर आएगा, समझे। तो यहां डॉट प्रोडक्ट लगाना चाहिए मेरे को, क्योंकि अगर मैं जनरलाइज वे में फॉर्मूला देना चाहता हूं इस स्पेस के लिए, इस स्पेस में डीएल तो कहीं भी चला जा सकता है। ये बात आपको ध्यान देने वाली है जो मैं अभी बता रहा हूं, ये डॉट डीएल वाली, इस पे क्वेश्चन भी लगाऊंगा तब और ज्यादा क्लियर होगा आपको। मतलब देखो क्वेश्चन में आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि एक स्क्वायर, ये लूप ना देके वो क्या बोल देगा आपको, एक स्क्वायर दे देगा। अब स्क्वायर में बताओ ई डॉट डीएल, समझे। मतलब स्क्वायर में क्या आएगा, एक लेंथ ए ए ए ए, क्लियर। वहां ई इंटू ए, ई इंटू ए, ई इंटू ए, ई इंटू ए बराबर इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको नहीं देगा, वो इक्वेशन गलत होगी। वहां आपको क्या लगाना पड़ेगा, डॉट ई डॉट डीएल। मतलब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर वेरी कर रहा है और आपको बोला जाए कि इस लूप जो कि स्क्वायर फॉर्म है, इस लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ बताओ, इस लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सेंटर है, सर्कल ड्रॉ करोगे आप। जैसे आप यहां ए से बी पे जाना चाहते हैं तो इस ए पर एक सर्किल अलग आएगा, इस पर सर्किल अलग आएगा, इस पॉइंट पे सर्किल अलग आएगा, इस पॉइंट पे सर्किल टेंजेंशियल आएगा, समझे। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आएगी, आप ऐसे चल रहे हो डीएल, तो ये एंगल आएगा डीएल कॉस थीटा, समझे क्या बोल रहा हूं मैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्ट चली गई लेंथ से मल्टीप्लाई आप तभी करोगे जब लूप में चल रहे हो। यदि आप लूप में नहीं चल रहे हो, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इस सेंटर के अबाउट लूप के फॉर्म में होते हैं ऐसे, तो अगर आप यहां से यहां चल रहे हो तो यहां इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, आप ऐसे चल रहे हो तो यही क्या आएगा, डीएल कोस थीटा। फिर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा इधर आएगा, एंगल कम हुआ, फिर ऐसे आएगा, और फिर यहां एंगल 0 है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेशन से आंसर देना पड़ेगा यदि आप ए से बी तक इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना चाहते हो। ऐसे केस में कुल मिला के आपके दिमाग में सेट ये हो जाना चाहिए कि इस सेंटर के अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक लूप में है, हर एक लूप में, हर एक लूप में है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब यदि आप सेंटर के अबाउट सर्कल में चलते हैं, सर्कल में, तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सर्कल की सरकमफेरेंस से उस लूप में टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। लेकिन यदि आप सर्कल में नहीं चलते हैं, आप ऐसे चलते हैं, पॉइंट ए से बी जा रहे हो और फिर आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा ए और बी के बीच, तो बेटा आपको हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएल की लेंथ के बीच में एंगल अलग अलग मिलेगा। देखो डीएल यहां एंगल अलग है, यहां एंगल अलग है, यहां एंगल बहुत कम, यहां एंगल 0, और फिर एंगल दूसरी साइड में बढ़ने लगा।
तो ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये अपना एक महत्व रखता है, इसको बड़े ध्यान से समझेंगे आप। अब क्वेश्चंस लगाएंगे हम और ज्यादा क्लियर होगा। ओके, इन दिस इक्वेशन ए, इन इक्वेशन ए को देखो, ई डॉट डी एल इंटीग्रेशन किसके बराबर आया? नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ, लूप में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसके बराबर आया। और मैं जानता हूं कि ई डॉट डी एल इंटीग्रेशन इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके बराबर होता है? उस लूप के चेंज इन फ्लक्स। समझ में आई बात? नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर होता है, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो डी फाई बाई डी टी, और अगर मैग्नीट्यूड हटा देते हैं तो यहां माइनस आता है। फ्लक्स का अपोज करता है, चेंज इस प्रकार से होता है, वही जो आपको बताया था लेंज लो। इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके बराबर होता है? माइनस डेल फाई बाई डेल टी। और मैग्नीट्यूड की बात किया जाए तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख देंगे। क्लियर? तो ये चीज आपको पता होना चाहिए यहां से कि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा नेट, और इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब किसी भी लूप में मान लेते हैं सबसे बड़े जो रेड वाला लूप है, इसके लिए फॉर लूप हैविंग रेडियस ए, जिसकी रेडियस ए है, तो उसके लिए ई डॉट डी एल इंटीग्रेशन डी फाई बाई डी टी। अब डी फाई बाई डी टी क्या आएगा? यानी इसका बड़े वाले लूप का फ्लक्स वो आएगा पाई ए स्क्वायर इंटू मैग्नेटिक फील्ड, ये आएगा 5 डी फाई बाई डी टी। अब इसमें टाइम वेरिंग ये है, बी डिपेंड करता है, बी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये क्वेश्चन में आपको दिया जाता है। तो ई डॉट डी एल इंटीग्रेशन पाई ए स्क्वेयर डी बी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहां से आप इस एक लूप के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर एक ही लूप में आप चल रहे हैं, मैंने लिख दिया फॉर लूप रेडियस ए, एक ही लूप में आप चल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा और ये डॉट प्रोडक्ट हट जाएगा, क्योंकि डीएल टेंजेंशियली है तो डॉट प्रोडक्ट हट जाएगा, इंटीग्रेशन डीएल पे लगेगा, पाई ए स्क्वायर डीबी बाई डी टी। यहां से ई इंड्यूस्ड जो आएगा लूप की फॉर्म में वो आप निकाल सकते हो, पाई ए स्क्वायर इंटीग्रेशन डीएल आएगा 2 पाई ए सर्कमफेरेंस 2 पाई ए डी बी बाई डी टी, ये आएगा। ए से ए गया तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इंड्यूस्ड वो आएगा पाई ए डी बी बाई डी टी अपॉन, पाई से पाई भी काट देंगे हम, 2। ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लूप की फॉर्म में जो आएगा वो ये होगा, समझे, a बाई 2 डी बी बाई डी टी। मेन इक्वेशन यही है। ये तो समझो कि आपको जब b एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया जाएगा तब आप ये कैलकुलेट कर पाओगे, समझे। मेन इक्वेशन यही है। आप जानते हैं किसी भी लूप के लिए फाई क्या आता है? उसका एरिया लूप का इंटू टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मत समझ लेना कि यहां डी फाई बाई डी टी चेंज इन फ्लक्स एरिया के बढ़ने की वजह से भी आ सकता है, समझे। अब एरिया कब बढ़ेगा? जब आपने पहले ही किसी एक पर्टिकुलर लूप की बात कर रहे हो तो एरिया तो कांस्टेंट कर दिया ना आपने, तो इसका मतलब ये जो यहाँ डी फाई बाई डी टी लिखा हुआ है, ये डी फाई बाई डी टी सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के चेंज की वजह से लिखा हुआ है। हम किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है उसकी बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब एरिया फिक्स है, लूप का एरिया फिक्स है। तो ये मत सोचना सर डी फाई बाई डी टी तो एरिया के चेंज होने की वजह से भी आ सकता है। तो आप ये मैग्नेटिक फील्ड, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आएगा, ये क्यों बोल रहे हो? ये आपके दिमाग में आ सकता है, समझे। तो ध्यान से सुनना, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर से किसी पर्टिकुलर लोकेशन में निकाल रहा हूं, तो पर्टिकुलर लोकेशन पर एरिया तो मैंने फिक्स कर दिया जिसका रेडियस ए है, तो फाई एरिया इंटू बी लिखा जाएगा, और बी यहां टाइम वेरिंग यदि होगा तो ये नॉन जीरो आएगा, और ये नॉन जीरो आएगा तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली आएगा, समझे। तो जहां कहीं भी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है वहां ये इक्वेशन यूज की जाती है और एक इंड्यूस्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि नॉन कंजर्वेटिव टाइप का लूप की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यहां एग्जिस्ट करेगा लूप की फॉर्म में। क्लियर? अब उसका अमाउंट कितना होगा उस पर बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। ये एडवांस लेवल का टॉपिक है। मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने जो देखा है एडवांस लेवल में इससे पूछे जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जेईई मेंस और नीट में नहीं आएगा, आसान क्वेश्चन आएंगे उसमें, लेकिन एडवांस वाले बहुत ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम करते हैं इस टॉपिक से। समझ में आई आपको मेरी बात? तो इसको ध्यान से समझेंगे आप